बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम भी करेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। और क्या ही खूबसूरत सुबह हुई है। तमाम देखने वाले जो अपने घरों से बाहर निकले हैं, जो ऑफिस जा रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत ही खुशगवार ये मौसम है। और जब इस तरह का मौसम आप देखते हैं तो आपका दिल का मौसम जो है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको वेलकम करेंगे। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही हसीन है। आई होप आप इंजॉय भी करें और ये 2 घंटे हमारे साथ गुजारने। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और जिस तरह आयशा बात करी थी इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से, क्या खूबसूरत सड़कें हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, धुला हुआ मंजर, पहाड़ और शायराना अंदाज लग रहा है आज मुझे आपका। हाँ? मैंने आपको बताया शायरी से मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, आप मुझे छेड़ा ना। नहीं, ताल्लुक आप बना ले, थोड़ा सा ना जरूरी है, बना लीजिए ताल्लुक। और इस्लामाबाद के मौसम को और इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखकर भी अगर आपको शायराना जो है ना अंदाज और मिजाज नहीं बन पा रहा एटलीस्ट, तो फिर मसला हो रहा है। मैं मायूस हो जाऊंगी आपके अंदर। आई डोंट वांट टू गेट मायूस ना हो। कल आपने मुझे एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा, आपने कहा कि कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हालांकि मिड ईयर में आके मैं बना रही हूँ लेकिन मैंने बना लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने क्या बना लिया है? हाँ, बनाई ये है कि जो नेगेटिविटी है ना अपने इर्द गिर्द, मैंने उससे दूर रहना है, उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है, उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना या उनको हर्ट नहीं करना, बट मैंने दूर रहना। व्हाट इफ उनके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, उनके साथ ही रहना पड़े, फिर तो आप मेंटेन कर सकते हैं ना। अच्छा, चले, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मुझे पता चली अनम के बारे में कि वो अच्छी स्टूडेंट रही होगी क्योंकि उनको होमवर्क मिले तो वो कंप्लीट कर दिया। लेट्स सी, अगला पूरा 6 महीने जो है ना, अगर इंशाल्लाह अनम हमारे साथ रहती हैं इस शो के दौरान, तो हम ये ऑब्जर्व करते रहेंगे अनम जो है ना वो अपनी रेजोल्यूशन को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने आगाज़ किया इस्लामाबाद के मौसम के बारे में, तो वही थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में जान लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में, आज के दिन में और अगले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में, उसके बारे में बात करते हैं। रात से ही ठंडी ठंडी और वक्फे से बारिश जो है ना वो जारी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं पर हल्की बारिश हुई है, कहीं पर तेज़ हुई है। अगर हम हरीपुर की बात करें तो वहाँ पर बादल जो है वो बहुत ज़्यादा और जमकर बरसे हैं। लोअर दीर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया। अच्छा जी, अब महकमा मौसमियात जो है वो बता रहा है कि जनूब मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश की पेश गोई है। तो मुल्क भर में बारिशों के बाद जो दरियाए सिंध में पानी की सतह है वो कोट अद्दू कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी सूरत हाल भी है। एक तरफ तो हम मौसम को इंजॉय करें, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो नशेबी इलाके कहलाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। और जिस तरह हम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से भी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, वो भी कुछ इलाकों में हमें देखने में मिलती है। अगर शहरों की बात करें, कराची जैसे शहर की भी हम बात करें, वहाँ पर भी नदी नाले उबल पड़ते हैं, तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों के लिए बारिश रहमत से ज़्यादा ज़हमत समटाइम्स बन जाती है। इंतज़ामिया की वजह, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से बनती है, क्योंकि अब्र रहमत तो फिर रहमत है ना, वो तो सबके लिए रहमत बनकर आएगी। खैर, मौसम कैसा रहेगा हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डेफिनेटली मौजूद है। सिर्फ हम नहीं आपको बताएंगे क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ बातें करना ही है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ेगम साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। बताइएगा ज़रा, आज ये मौसम जो इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, कितनी देर तक मजीद इसी तरह से इंजॉय करते रहेंगे? आज के दिन मौसम मजीद कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, ये सिलसिला बरकरार रहेगा वक्फे के साथ और ये प्रोलॉन्ग सिलसिला है। तकरीबन 6-7 तारीख तक इसी तरह वक्फे से तकरीबन इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, कश्मीर, केपी और सदरन पंजाब, सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और 5 तारीख के आसपास कश्मीर और उससे मुल्का इलाकों में मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादा बारिशें किन इलाकों में हो सकती हैं? हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड की सूरत हाल है। ख़ास तौर पर मैं कराची के हवाले से पूछना चाहूँगी, अभी 2-3 दिन बारिश जब हुई है तो कराची में जो सड़कें हैं वो क्या मंजर पेश कर रही हैं वो भी हमने देखा। तो कराची में इस वक्त बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? देखिए जी, कराची का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है। बादलों की आंख मचोली भी जारी है, कभी बादल डेंस हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। रात गए सुबह के औकात में जो है वो बूंदाबांदी लाइट रेन का सिलसिला भी चल रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 35 के दरमियान में रह रहा है। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा है जिसकी वजह से जब हवा रुकती है तो गर्मी सी फील होती है। ताहम ये सिलसिला इसी तरह अगले हफ्ते भी बरकरार रहेगा। ताहम 8 तारीख से 11 तारीख तक
8 से 11 तारीख तक कराची में जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। गो कि ये पूरे शहर में यकसा तौर पर नहीं होगी। जिस तरह मानसून का इम्तजाज होता है कि कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, कोई खास यानी कि हैवी रेनफॉल का फिलवक्त कराची में इम्कान नहीं है। कराची में नहीं है, पंजाब में है, लाहौर वगैरह की अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, पंजाब में लाहौर, सियालकोट या आप यूँ कह लें कि पूरे मशरकी पंजाब में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद, केपी, गलियात, इसके साथ जो केपीके के जो पहाड़ी इलाके सिलसिले हैं, स्पेशली कश्मीर में जो है वो मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि कितनी बारिश हो सकती है, क्या जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतनी ही बारिश होगी या उससे ज़्यादा का भी इम्कान है, और कहीं वो नुकसान तो नहीं देगी ज़्यादा बारिश अगर हो जाती है तो? देखिए जी, कुछ इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। इस दौरान ये जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाकों में स्पेशली जहां आजकल सयाह जाते हैं, सयाह क्योंकि उस इलाके में नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। ये मकामी लोग तो बखूबी जानते हैं कि अगर बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो आपको पता है उसके साथ लैंडस्लाइड भी हो जाती है, और फिर जब बालाई पहाड़ों पर बारिश होती है तो जो इलाके के नदी नाले या छोटे बड़े दरिया होते हैं उनमें ऑल ऑफ अ सडन पानी आ जाता है। तो मेरी तो ये इल्तमास होगी लोगों से कि प्लीज इस मॉनसून के दौरान पानी की गुजरगाहों से दूर रहें। उनके करीब जो रॉक्स पड़े होते हैं वहां भी जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जान है तो सब कुछ है, फिर फोटो भी खिंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने खतरा मोल ले लिया तो आपको या आपके प्यारों को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। जैगम साहब ये बताएं कि जो साउथ पंजाब है, मुल्तान बेल्ट है, बहावलपुर रीजन है, इन इलाकों में मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? यहाँ पर तो गर्मी भी शदीद पड़ती है, कुछ इलाके सिंध के भी हैं जो इस बेल्ट के साथ लगते हैं, वहां पर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हो सकती हैं? देखिए जी, इस सिलसिले में जो आइंदा 4 से 5 जो रोज तक जारी रहेगा, तकरीबन पंजाब यानी कि जनूबी पंजाब समेत वक्फे से यहाँ पर भी बारिश होती रहेगी, मुल्तान, बावलपुर, रहीम यार खान साइड पर। ताहम अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में अभी थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। सिर्फ जो सिंध के मशरकी या साउथ ईस्टर्न अजला है, जिसमें उमरकोट, मीरपुर खास या मिट्टी है या थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एरियाज हैं, इसके साथ साथ कोस्टल बेल्ट पे आ जाए तो ठट्ठा, बदीन, सुजावल, इन इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम मिट्टी में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, यानी कि थरपारकर रीजन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नजीब जैगम साहब, आप हमारे साथ मौजूद। और इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, तो क्या सूरत हाल है, मौसम कितना सुहाना है? फराह जबीन हमें ज्वाइन करी, उनसे जान लेते हैं। फराह, कैसा मौसम है इस वक्त शहर इक़्तिदार का? हम अभी वहाँ से गुजर के आए हैं जब ऑफिस के लिए, तो मैं तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऑफिस की तरफ आऊँ। इतना खूबसूरत मौसम है, इतना शानदार मौसम है, क्या प्रेडिक्शंस हैं मजीद और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? उनके चेहरे से आपको रौनक नजर नहीं आ रही है? ये इस तरह का मौसम होता है, वाहिद मौसम होता है जब मैं एनवी करती हूँ या रश करती हूँ रिपोर्टर्स की जॉब से। आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा इंजॉय करिए, जरा हमारे साथ भी इंजॉयमेंट शेयर करें फराह। जी बिल्कुल, सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था। जब मैं भी ऑफिस आई तो उस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। सुबह जब मैंने लाइव हिट करवाई तब भी जो है वो ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी जो थी उसका सिलसिला जारी था। इस वक्त जो है बारिश तो थम चुकी है, लेकिन मौसम जो है वो अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर जो है वो हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का चलने का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सब्ज़ा जो है वो निखरा मंजर पेश कर रहा है। मारगला की पहाड़ों पर उतरे जो बादल हैं वो इस वक्त दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। जब मैं यहाँ मुंतज़िर दिलकश मंजर दिखा भी दीजिए ना फराह, जरा कैमरामैन को कहें थोड़ा सा पैन करें। मैं अपने कैमरामैन से जरूर कहूंगी कि आपको जरूर दिखाएं। आपको बैकग्राउंड में मेरे अकब में मारगला के पहाड़ों पर सफेद बादल जो हैं वो इस वक्त अपनी चादर जो है वो की ओट किए हुए हैं। शहरी जो थे वो मुख्तलिफ जो ब्रिजेस हैं वहाँ से भी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। अक्सबंदी भी की जा रही थी क्योंकि सुबह के औकात में ठंडी हवा के साथ साथ हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी था। बारिश मुसलधार होती है तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के जो शहरी है वो कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं। बताएं ना, मौसम जब अच्छा होता है इस्लामाबाद के शहरी कैसे एंजॉय करते हैं? अब तो जाहिर है वीकेंड तो है, बाकायदा रिचुअल है आप लोगों के, हमें भी बताएं भाई कैसे क्या प्लानिंग्स होती हैं जब इतना शानदार मौसम होता है?
ज़्यादातर तो हम लोगों को मारगला की पहाड़ियों का रुख किए हुए देखते हैं, क्योंकि मारगला की पहाड़ियों में मुख्तलिफ जो है वो पब्लिक स्पॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हैं, और साथ ही साथ जो हुस्न का है, कुदरती हुस्न जो इस्लामाबाद का है, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। ट्रेल्स का रुख करते हैं जो हाइकिंग के दीवाने हैं। वीकेंड्स पे तो हमें रश नज़र आता ही है ऐसी जगहों पर, लेकिन जब मौसम सुहाना होता है तो हम लोग कतारों में लोगों को देखते हैं दामने को का रुख किए हुए। ऊपर जो दीगर जो है पब्लिक पॉइंट्स है वहाँ पर हमें रश नज़र आता है। शहरी जो है वो कुदरती हुस्न को एंजॉय करने के साथ साथ जो बादल उतरते हैं मारगला के पहाड़ों पर, वो नज़ारा क्या बात है। अगर हम जॉब की नौयत की बात करें फराह, हमें पता है कि एक रिपोर्टर की जॉब जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त भी होती है, हर तरह के मौसम को उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जब अच्छा मौसम ऐसे हो जाता है जैसे आज का मौसम है या आजकल चल रहा है, आप बताएं आप मिजाज के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है रिपोर्टर्स की और या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो फील्ड के अंदर जाकर काम कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है उस दिन काम करने का? जी बिल्कुल, हार्श मौसम का इफेक्ट अलग होता है। जब मौसम सुहाना हो जाता है हम भी आपकी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि मौसम को एंजॉय करते हुए अपने कवरेज प्लान को तरतीब देना, वहाँ जाना, लोगों से मिलना जुलना, हम अपने काम के दौरान तफरी भी कर लेते हैं और मौसम भी इंजॉय हो जाता है और साथ ही साथ कवरेज भी हो जाती है, साफ्ती सरगर्मियाँ भी सर अंजाम दे ली जाती हैं, तो मज़ा तो आता है। लेकिन जब मौसम हार्श होता है तो वही मौसम पे भी उस मौसम का इफेक्ट जो है वो मूड्स पर भी पड़ता है, इंसान तंग भी होता है। लेकिन जब मौसम सुहाना होता है तो जब हम इन पहाड़ों का रुख करते हैं, जब मुख्तलिफ ट्रेल्स की कवरेज का रुख करते हैं, जब इस तरह किसी मौसम की कवरेज कर रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर मौसम का इफेक्ट जो है वो हमारे मूड पर भी नज़र आता है और अपने जो नाजरीन है उस तक भी इस हुस्न की अक्सबंदी करते हुए जब आप लोग खुशगवार मूड के अंदर खुशगवार चेहरों के साथ हमसे बात कर रहे होते हैं और हमें अपडेट कर रहे होते हैं ना, तो हम आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आप एंजॉय कीजिए जब तक हम यहाँ पर काम करते हैं तब तक। बहुत शुक्रिया, हमें बता रही थी। और इस्लामाबाद की वैसे क्या ही बात है, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इतनी खूबसूरत नज़ारे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा है। हम नहीं कहते, जो बाहर से दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं, जो घूमने फिरने पाकिस्तान आते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो जाकर जितने तारीफों के पुल बांधते हैं, पिछले दिनों भी मैंने एक देखा था, वो बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद, लेकिन वो कंपेयर कर रहे थे इस्लामाबाद के कैपिटल, पाकिस्तान के कैपिटल और इंडियन कैपिटल को कर रहे थे। लेकिन हम अगर आप पाकिस्तान के पुराने कैपिटल की तरफ चले जाते हैं, शहर कायद की तरफ चले, उसको देखकर लिटरली दिल दुखना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान का कहने को तो सबसे बड़ा शहर है। एक मरतबा फिर से वहाँ पर बारिशें हुई हैं, मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन कराची वाले जो है ना वो बारिश को इंजॉय करने के साथ साथ उनके दिल में खौफ भी रहता है कि भाई अभी पानी भरना शुरू हो जाएगा, नाले उबलना शुरू हो जाएंगे। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं, मैं कल एक मीम देख रही थी, यूनिवर्सिटी रोड ऐसा है जो इतनी मरतबा बन चुका है कि 2050 की प्रेडिक्शन की गई है कि 2050 में कराची कैसा होगा, तो ऊपर ना फ्लाइंग टैक्सी चल रही है लेकिन नीचे रोड जो है ना वो बन रहा है, वो बनता ही जा रहा है। बस इसी तरह ही लोग पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि बहला लेते हैं, वो पता नहीं कब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कब ठीक होगा। ये बड़े बड़े सवालिया निशान हैं जो अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा। साजिदा वान हमें ज्वाइन करें कराची से, उनसे सबसे पहले तो वहाँ के जो मौसम का हवाला है वो जान लेते हैं, फिर कराची के मसाइल की तरफ आते हैं। साजिद बताइए, इस वक्त शहरे कायद का मौसम कैसा है? अभी जिस तरह बात कर रहे थे हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, वो बता रहे हैं कि कुछ दिन तक मौसम बेहतर रहेगा, अभी कैसा मौसम है? जी देखिए, मौसम बारिश के बाद तो गर्मी में कदरे कमी ज़रूर हुई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस वक्त भी शहर में ज़्यादा है। अब जो प्रेडिक्शन की गई है वो 5, 6 और 7 तारीख को कराची शहर में दोबारा बारिश का स्पेल जो है वो दाखिल होगा और बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। ताहम जो गुज़िश्ता बारिश है उसके बाद जो तबाहाली है शहर में वो वाज़न तौर पर नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अब टाउन इंतज़ामिया जो है वो काम करती हुई नज़र नहीं आती, और मेयर कराची ने इसी हवाले से जो है वज़ीर बल्दियात को एक ख़त लिख दिया है टाउन्स के हवाले से, और उनकी शिकायत दी है कि जो गैस सुई सदरन गैस की जानिब से गैस के लिए कटिंग की गई थी रोड्स पर, उनकी तामीर जो है वो अब तक टाउन इंतज़ामिया नहीं की, जिसकी वजह से बारिश के बाद जो है वो सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये कराची का लियारी का इलाका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है। यहाँ पर इस वक्त जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, तमाम ही सड़कें, और उसकी वजह यह कि सुई सदरन गैस की जानिब से जो है यहाँ पर रोड कटिंग की गई थी और
यहाँ पर नई पाइपलाइंस बिछाई गई थी और उसके हवाले से जो रोड कटिंग के चार्जेस हैं वो टाउन इंतजामिया को पे कर चुके हैं, जो कि करोड़ों अरबों रुपए की जो अमाउंट है वो भरी गई है सड़कों की तामीर के लिए। लेकिन अब तक टाउन इंतजामिया बदकिस्मती से जो है इन सड़कों की तामीर नहीं करवा सकी है, जिसकी वजह से इस वक्त लियारी टाउन की अगर सूरत हाल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये अहम सड़क है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रोड, जो कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस सड़क की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। मेन होल्स जो हैं वो सड़क पर उभरे हुए नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। गर्दो गुबार का यह आलम है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशान है। सांस के मर्ज में मुब्तला जो अफराद होते हैं, जो रिहायशी अफराद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आती है। इसको हम कराची वालों की बदकिस्मती कहें, इंतज़ामिया की नाअहली कहें, या फिर उनकी बदनीयती कहें कि यहाँ पर काम जो है ना, अगर सड़कें बन भी जाएँ अल्लाह अल्लाह करके, तो वो यूटिलिटी इदारे जो है ना वो आकर उनको खोद कर चले जाते हैं और फिर वो उसी तरह से पड़ी रहती हैं। एंड देन कराची वालों के मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। साजिद अवान हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मुनिम जफ़र साहब मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी कराची। उनकी तरफ चलते हैं। वो अक्सर आवाज़ भी उठाते रहते हैं और कराची के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। मुनिम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और गुड मॉर्निंग भी हम आपको कहेंगे। ये जो एक नया इंसिडेंट हमारे सामने आया, इंसिडेंट कहना चाहिए या फिर एक वाक़या कहना चाहिए, कि मेयर कराची जो है उन्होंने वज़ीर बल्दियात सईद गनी को ख़त लिखा है कि भाई जो सड़कें बनाई गई थी वो सही तरह से नहीं बनी है। TMCs और DMCs को जो फंड्स दिए गए थे वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी से ही कह रही है कि आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ज़रा हमें समझाइएगा ये सारा मामला, कराची के मामला का। शुक्रिया। अच्छा देखिए, बात यह है कि मुर्तज़ा साहब ने ख़त लिखा सईद गनी साहब को और ये आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं कराची के साथ। कराची के में डेवलपमेंट का काम नज़र नहीं आता। कराची में इनको इख्तियार देना था नीचे, लेकिन ना अब ये टाउन्स हैं कराची में 25 टाउन मौजूद हैं इस वक्त। 25 टाउन में पीपल्स पार्टी के पास भी टाउन है, PTI के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने वाले और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने वाले लोग नीचे लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ना लोगों को इख्तियार दें, यानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस शहर कराची में वो सूबा सिंध की हुकूमत के पास है, उसका कोई अमल दखल नहीं है। ना टाउन चेयरमैन और उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है, ना डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है कि इख्तियारात की निचली स्तर पर तकसीम हो। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अमला बिल्कुल फारिग अमला है, यानी सारे करप्ट लोग भरे हुए हैं। 82% ये रिपोर्ट है कि 82% पैसे खा लिए जाते हैं। अब मुझे बताएं कि आप 82% तो मुनीर साहब, हमें याद है जब MQM के मेयर हुआ करते थे, वसीम अख्तर हो गए या उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो भी यही बात करते थे कि हमारे पास तो इख्तियारात ही मौजूद नहीं है। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि भाई ऐसा नहीं है, इनके पास सारे फंड्स भी होते हैं, इख्तियारात भी होते हैं, टैक्स के पैसे भी ये लेकर जाते हैं। तो हम ये समझे कि वो ठीक कहा करते थे कि उनके पास वाकई में इख्तियारात नहीं थे। अगर मुर्तज़ा आप भी यही कह रहे हैं तो लामहदूद इख्तियारात थे। MQM के पास तो लामहदूद इख्तियारात थे। अच्छा, शहर वो 5-5 मिनट के अंदर बंद कर दिया करते थे। ये MQM और पीपल्स पार्टी की पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है और उससे पहले MQM थी। इन सारे इदारों में जो मैं ऑफिशियल इख्तियारात की बात कर रही हूँ ना मुनीम साहब, ऑफिशियल इख्तियारात उनके पास थे जिससे वो काम भी करवा सकते उसी तरह से जिस तरह से करवाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। उनके पास ऑफिशियल इख्तियारात भी मौजूद थे। और ये तो देखें 2008 के बाद से लेकर में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए हैं, इसी तरह वसाइल भी सूबों को मुंतकिल हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, इस शहर के अंदर जो कचरा उठाने का इदारा है वो कौन सा है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। इसमें टाउन का कहीं अमल दखल नहीं है। अब टाउन चेयरमैन को अगर सिंध सॉलिड वेस्ट को उठवाना हो तो वो क्या करेगा? वो जाएगा सूबाई हुकूमत के पास। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। इस वक्त वर्स्ट पोजीशन है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की। सवाल फिर आवाम किससे करें? ये तो आपस में एक दूसरे से सवालात करें। आवाम किसकी तरफ देखें? आपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की। ये जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है जहां पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दफ्तर है वहां जिला कोरंगी में, वो पूरा इलाका वो भी डूबा हुआ था। वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर इतना पानी खड़ा हुआ था। तो इंतजामिया फिर किधर है? किससे सवाल करें? उनके अपने दफातर का ये हाल है। तो
देखिए, हम ना इस मामले में हमने तो ये बात कही है कि इख्तियारात और वसाइल का मसला अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी ने अहले कराची से इस बात का वादा किया था कि हम अपने इख्तियारात, जो भी इख्तियारात हैं और उन वसाइल से बढ़कर इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे और इस काम को अंजाम देने के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हमारे जगह मैं अपनी मिसाल दूं, हमारे 2 से 3 टाउन ऐसे हैं जहाँ SSGC ने खुदाई करी अपनी 40 साल पुरानी लाइनों को तब्दील करने के लिए। वो काम अभी उनका काम जो है उन्होंने डेडलाइन दी है, 31 जुलाई की डेडलाइन दी है, काम उनका मुकम्मल हो रहा है। 6 महीने से काम चल रहा है और 40 साल पुरानी लाइनें जो है तब्दील कर रहे हैं। पहले उन्होंने मेन कनेक्टिंग सड़कों को खोदा, उसके बाद उन्होंने जो उनसे मुंसलिक सड़कें थी उनको खोदा, अब घरों में कनेक्शन दे रहे हैं। अब हम तो इस बात का पूरा वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जिन टाउन्स के अंदर जमात इस्लामी के काम शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला काम नजर भी आएगा। SSGC ने काम किया है, वहाँ काम तरक्याती काम होता नजर हमारी भी यही दुआ है मुनीम साहब कि ये सिर्फ वादों की हद तक ना हो, क्योंकि सियासतदान जब आते हैं बात करते हैं, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये सिर्फ वादों की हद तक ना हो बल्कि अमल दरामद भी हमें इसके ऊपर नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची के मसाइल के कर रहे थे। एक मिनट फिर साजिद की तरफ चलते हैं, हमारे नुमाइंदे। साजिद, पहला सवाल हमने किया था तो हमने आगाज किया था मौसम के बारे में, लेकिन थोड़ी सी बात करके हम फिर कराची के मसलों के ऊपर आ गए थे। क्या हम इसको बदकिस्मती समझे कि कराची के मौसम के बारे में या कराची में तफरीह के लिए अगर हम बात करें तो शायद इतनी सारी चीज़ें मौजूद नहीं है जिनके ऊपर ज़्यादा बात की जा सके, फ़ौरन से हम आ जाते हैं मसाइल के ऊपर बात करने के लिए? जीती के बिल्कुल, कराची के अगर मसाइल की बात की जाए तो बदनीयती पर जो है वो यहाँ पर काम की जाते हैं। अगर मजमूई तौर पर सड़कों के टेंडरिंग की हवाले से बात की जाए तो जो ठेकेदार हैं वो तकरीबन 60% उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो जो है वो कट लग कर उसके बाद 40% जो है वो पैसा बचता है जो कि तरक्याती काम के लिए मिलता है। उसमें से जो है 20 से 25% जो है वो ठेकेदार खुद रखता है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं कराची में मजमूई तौर पर सब ज़्यादा बदहाली की वजह यही है कि जो टेंडर किए जाते हैं उसमें कमीशन का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सड़कें उस नौइयत की नहीं बन सकती जिस नौइयत की उन्हें बनना चाहिए, जितना बजट उनका अप्रूव होता है। कराची में अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो कराची में ऐसी सड़कें भी हैं जो साल में 2 से 3 बार जो है वो रिपेयर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मामूली सी बारिश के बाद आपकी शिकार हो जाती है। एज ए रिपोर्टर आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते होंगे, लोग किसको कसूरवार कहते हैं? क्योंकि जब भी बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आती है, तो लोग बेसिकली किसको ज़्यादा कसूरवार समझते हैं इसका? जी देखिए, सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती है। जिस तरीके से मुनम जफ़र साहब ने बात की कि मेयर कराची जो है वो जिम्मेदार हैं, तो मेयर कराची सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, उसके अलावा टाउन इंतज़ामिया जो है वो भी जिम्मेदार है। और इस वक्त जमात इस्लामी के पास कराची के बहुत से टाउन हैं जहाँ पर चेयरमैन जो है और डिप्टी चेयरमैन वो जमात इस्लामी के पास है। वहाँ पर भी सेंट्रल की बात की जाए, नॉर्थ तो वहाँ पर भी नाले सफाई ना होने की वजह से ओवरफ्लो और इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर नालों के ऊपर, जिसकी वजह से सफाई नहीं होती है और सड़कों का सत्यानाश हो जाता है। तो इसमें जो है तमाम ही सियासी जमातें जो है वो मुलविस नज़र आती हैं। इस वक्त जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, आपको इसकी मैं मिसाल दे दूँ कि इस साल में तकरीबन 3 बार बन चुकी है और तीसरी बार बनने के बाद सूरत हाल जो है मेरे कैमरा पर्सन ने आपको दिखाई कि गटर उपरे में सड़क टूट फूट का शिकार है। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर नाकिस मटीरियल से इन सड़कों की तामीर होती है, जिसकी वजह से सड़कें बार बार टूट फूट का शिकार होती हैं। और यही वजह है कराची शहर की कि यहाँ पर जो टेंडर्स की जाते हैं, जो बजट अप्रूव होता है, वो बजट मुकम्मल तौर पर अगर इन सड़कों पर लगे तो कराची शहर की सड़कें जो है वो किसी बैरून मुल्क की सड़कों से जो आपने बात की ना कि अभी मुनीम जफर साहब जो बात कर रहे थे, उनके पास भी कई टाउन्स मौजूद और वहाँ पर भी सिचुएशन कोई मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वादा करके गए हैं कि काम होता हुआ नजर आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा नजर रखिएगा ताकि हम फॉलो अप लेते रहें कि वाकई में वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मौसम की बात कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, मौसम के हवाले से बात कर लें, जरा ले जाते हैं। बरतानिया लेकर जाएंगे, मतलब आप दिल जलाने के लिए लेकर जा रही हैं। हम अभी बात कर रहे थे अपने मसलों नहीं जी, दिल क्या जलाना, वहाँ पर लोग जल रहे हैं क्योंकि यहाँ तो बारिशें हो रही हैं, वहाँ पड़ रही है शदीद गर्मी। जस्ट इमेजिन एक वक्त था जब लोग गर्मियों की छुट्टियों के अंदर या गर्मियों के अंदर जाया करते थे यूरोप और बरतानिया के, वहाँ का मौसम बड़ा वहाँ के लोग यहाँ आए क्योंकि यहाँ मौसम ज्यादा अच्छा है। बरतानिया और यूरोप मंगल को भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे हैं। अच्छा, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया।
ये क्या बात हुई? 34 तो यहाँ तो नॉर्मल सा एक मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि वहाँ पर है तो 34 डिग्री, लेकिन जो फील लाइक है ना वो 45 से ऊपर है। अगर हम पुर्तगाल की बात करें, वहाँ पर दर्जा हरारत 46 दर्जे को छू गया, जबकि पेरिस में दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आईफिल टावर जो कि बहुत ही मशहूर है, किसी की ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर ज़रूर जाना है। जी मेरी भी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे, लेकिन आई होप उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो। अगले 2 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रेडिक्शन है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, वहाँ शायद आदत नहीं है लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज हम पाकिस्तान में बात करें, ये वर्ल्ड वाइड है, सारे ममालिक पे इसका असर आ रहा है। तो जिन इलाकों में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 40 तक टेम्परेचर जाएगा, 46 पुर्तगाल में टेम्परेचर जा रहा है, तो वहाँ ज़ाहिर है लोगों को मसाइल भी हैं। अगर हम ब्रसेल्स की बात करें तो वहाँ पर भी कई टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 40 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुँच चुका है। तो यूरोप में शदीद इस वक्त परेशानी पाई जा रही है कि ये मौसम ने क्या करवट ली है। अब क्या जो मजा आ रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगी, मजा आ रहा है? देखा यहाँ पे कितनी गर्मी होती है और हम लोग कितनी गर्मी जो है ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा, यूरोप के बहुत सारे शहर जो है ना वो इस तरह के होते हैं जहाँ पर लोगों को एसी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। लोग एसीज अपने घर में यूज नहीं करते हैं, या जरूरत उनको नहीं पड़ती। इन इलाकों में जाते हैं ना, वहाँ पे एसी नहीं होते इंस्टॉल, और कई जगहों पर हमने देखा है कि फैन भी नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। खैर जी, हम आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका की शहर डिट्रॉइट की बात करते हैं, जहाँ पर एक शहरी की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की गई और वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हुआ। वो क्या था ना? वो ये हुआ जो यहाँ पर शादियों में होता है। क्या? अच्छा, हजारों डॉलर्स और गुलाब की पत्तियों की बारिश की गई। ये एक ज़ाहिर गैर मामूली वाक़या है। 58 साला डेरिल थॉमस की आखिरी रसूमात थी और उस दौरान ये वाक़या पेश आया। उनके जो बेटे हैं वो ये कहते हैं कि ये अंदाज जो है उनके वालिद की फयाजी और दिल खोल कर देने वाले मिजाज की अक्कासी करता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं आयशा कि जो पाकिस्तान में इस तरह का होता है ना, वो शादियों में होता है, ऐसे डॉलर्स लुटाए जाते हैं, खास तौर पर जो लोग दूसरे मुल्कों से जो वेले कराई जाती हैं, वेले कराई जाती हैं। ये देख रही हूँ, ये विजुअल्स कितने इंटरेस्टिंग है। लोगों ने कहा है कि वो लेकर जा रहे थे मैयत को, उसको छोड़कर ना उन्होंने पैसे और डॉलर्स उठाना शुरू कर दिया। बाकायदा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है अमेरिका के अंदर, क्योंकि मुझे जाने का एक आध मरतबा मौका भी मिला है वहाँ पर, कि कुछ वहाँ की स्टेट्स और कुछ शहर ऐसे हैं कि जब कोई इंसान वहाँ पर दुनिया से चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है, बजाय इसके कि रोना किया जाए या फिर अफसोस किया जाए उसके जाने पर। उसकी ज़िंदगी को एंजॉय किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी यही किया गया है कि क्योंकि वो शख्स खुद बहुत जेनरस था तो उसकी फ्यूनरल के ऊपर बेटों ने भी यही कहा है ना, क्योंकि वो फयाज थे, खुले दिल के थे, तो इसलिए नाम फयाज नहीं था उनका, था भाई फयाज, जेनरस थे वो, जेनरस थे। तुर्की लेके चलते हैं आपको यहाँ पर कि मशरकी सूबे वान में होने वाली एक शादी में दुल्हा और दुल्हन पर तहाइफ की भरमार होगी। अच्छा, अगर आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, कितनी देर तक आपको लोगों ने तहाइफ दी? यार हमारे यहाँ तो जो मार्कीज हैं उसका तो एक टाइम सेट होता है। मेरी तो राइट आफ्टर कोविड हुई थी, तो उसमें भी एक ज़ाहिर एक ब्रैकेट थी। आपका तो ऑलरेडी छोटा सा फंक्शन हुआ होगा। हाँ, मतलब 2 से 3 घंटे में आपने खत्म कर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि शादी की तकरीब का वक्त तो अलहदा होता है, लेकिन उसके साथ साथ 5 घंटे मुख्तस किए गए थे सिर्फ तहाइफ देने के लिए दुल्हा और दुल्हन। जी हाँ, तुर्की में ये हुआ जहाँ 5 घंटों तक ये तकरीब जारी थी, जिसमें दुल्हन को तकरीबन 2 किलोग्राम सोना, जबकि दूल्हे को 65 लाख लीरा तोहफे में दिए गए। 2 किलो सोना भाई, 65 लाख लीरा जो है ना, ये भी अच्छे खासे होते हैं। दुल्हा को तोहफे में मिलने वाली रकम गिनने के लिए भी 14 अफराद की खिदमत हासिल की गई थी। और शादी की तकरीबात जो है, जस्ट लुक एट द व्यूज जो हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। हम ये टर्किश उसमें नहीं देखते कल्चर में, ये अरब कल्चर में हम देखते हैं कि इस कदर गोल्ड जो है वो खवातीन पहनती हैं, लेकिन ये कैश भी ज़ाहिर साथ है। वो जो मर्द है, जो दूल्हा है, उसको कैश दिया गया और जो खातून है उसको गोल्ड दिया गया। वारे न्यारे हो गए भाई, इतने गिफ्ट्स, इतने तहाइफ मिले। आयशा, आपकी शादी हुई, मैं चाहती हूँ कि जब शादी हो तो आपको इससे भी ज्यादा तोहफे मिले। आपने मेरे से पूछना है कि कैश और कार्ड, ठीक है? मेरे को कि मुझे कैश दे दे, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, मैं वो जो होती है ना, कौन सी मशीन कहते हैं उसको, जिससे आजकल वो QR कोड भी स्कैन कर, चले मैं QR कोड तरीके आप बस देने वाली बने, मैं इंतजाम पूरा करके बस ठीक है। आयशा, आप बुलाने वाली बने। आगे बढ़ते हैं जी, जनूबी कोरिया लेके चलते हैं, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी तलाक के गुस्से में चलती हुई ट्रेन में मट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया। अब देखें, लोग कहेंगे कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि शादी की खुशियां और किस तरह से लोग जो है ना वो बड़ी तादाद में लोग आते हैं और उन्होंने तहाइफ थे, दूसरी तरफ ये भी हो जाता है भाई कभी कभी अगर लड़ाई हो जाए ना और लड़ाई की वजह से आपकी बेगम जा रही हो तो गुस्से के अंदर कुछ लोग इतने जज्बाती ट्रेन को ही आग लगा देते हैं। उसने कहा मैं नहीं रहूंगा, कोई भी नहीं रहेगा। अच्छा जी, उसने सारा गुस्सा जो है वो ट्रेन पर निकाला। मुसाफिर अपनी जान बचाने पर मजबूर हो गए। वहां पर फुटेज में हम देख सकते हैं लोग लेफ्ट राइट भाग रहे हैं,
चूंकि वहां पर आग का वाकया हुआ तो इससे देखा जा सकता है ट्रेन में मुसाफिर मौजूद हैं जो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं, लेकिन अचानक एक शख्स ने मिट्टी का तेल ट्रेन के फर्श पर छिड़कना शुरू किया और जैसे ही वॉन नामी शख्स ने मिट्टी का तेल छिड़का तो मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, जिसके बाद उस शख्स ने अहलिया भी वहां पर मौजूद थी? मेरा नहीं ख्याल, अहलिया को लगानी होती तो वो घर पे लगाता ना, ट्रेन में आके लगाने की क्या बेचारे इन लोगों का क्या कसूर था? ट्रेन को क्यों जला दिया? इन लोगों को क्यों तंग कर दिया? निकालनी है ना, फिर अपने ऊपर आग लगाई, लोगों के ऊपर आग लगानी शुरू कर दिया। बहरहाल जी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उनका दिमाग था, उन्होंने कहा मैं अपना गुस्सा इस तरह से निकाल लेता हूँ। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, वो भी बड़ा जरूरी है। आगाही पैदा करने के लिए हवाले से जानवरों की बड़ी कठपुतलियों का काफिला जो है वो बरतानिया पहुंचा है। जी हाँ, ये काफिला 12,400 मील का तवील सफर तय कर रहा है। इसका मकसद माहौलियाती बहरान के बारे में शऊर पैदा करना है। द हर्ड इसका नाम है। हाँ। और रिसाइकल किए गए जानवर जो है ना, हम इनको कह सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए हैं। कठपुतलियां भी इनको हम कह सकते हैं। क्यूट लग रहे हैं यार, वो क्यूट बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ पैगाम जो है ना वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर इस तरह की एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स हमें क्यों नजर नहीं आते हैं? क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट तरीका होता है लोगों के जहनों को तब्दील करने का, कि कैसे आप स्पेशली अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है जो अब हमारे सरों के ऊपर आ चुका है, हमारी जिंदगी उससे इफेक्ट होना शुरू हो चुकी है। हम अपनी आबो हवा को अगर इर्द गिर्द देखें, अब तो इस्लामाबाद जैसा शहर, यहाँ पर भी स्मॉग आपको पता है, और मौसम किस तरह से तब्दील हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारे लोग पहले बात कर रहे थे, लेकिन उस तरह से बात नहीं हमारे मुल्क को तो शायद ज्यादा जरूरत है। हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज से, हम रोज इस बारे में बात भी कर रहे हैं। जो बारिशें, सैलाब और ये जो जिस तरह इस्लामाबाद में बारिशें पिछले कुछ अरसे में हुई हैं, ये सारे उसका नतीजा है। और हमें बल्कि इन मुमालिक से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ हम तो वैसे बड़े अक्लमंद हैं, इन पे हमारे दिमाग नहीं चलते हैं, इन मामलात में भी चलने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत अहम मामलात हैं आज जिन पर हमने बात करनी है और आपको अवेयर करना है और खुद को भी अवेयर करना है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। एक वक्त था जब हम इस्लामाबाद के शहर जो इस्लामाबाद है उसको हम समझते थे कि शायद इससे पुरअमन शहर पूरे पाकिस्तान में नहीं, अभी भी ये बात स्टिल है, लेकिन यहाँ पर जो केसेस हैं अब बढ़ते जा रहे हैं, जो क्राइम रेट है थोड़ा सा वो बढ़ रहा है। अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस समेत मीडिया और आवाम की खुसूसी तवज्जो जो है वो अब हासिल हो रही है। हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो मारूफ दिफाई और मुआशी तज्जियाकार सरदार फ़हीम के अंधोनाक कत्ल ने शहर को हिला कर रख दिया है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ 6 दिन में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। और इस हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शाबाश भी दी है और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ भी की है। बिल्कुल तारीफ की है और तारीफ होनी भी चाहिए अगर इतनी जल्दी ये केसेस रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि ये केसेस हो क्यों रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सना यूसुफ का कत्ल हो जाता है, फिर एक और बच्ची जो हॉस्टल में रहती थी ईमान, उसका कत्ल हो जाना है, एंड देन सरदार फ़हीम साहब का जिक्र तो हमने कर ही दिया है। ये केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं, स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस? इसकी रीजंस क्या हैं और क्या इस्लामाबाद पुलिस इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रही है? क्या इस पर भी रिसर्च की जा रही है कि गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर हमें इस तरह के केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं और क्या इस्लामाबाद वालों को मजीद अलर्ट रहने की ज़रूरत है या नहीं? हमारे साथ SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला ने तारीफ़ की है और डेफिनेटली बनती भी है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन भी करने के लिए। आपको क्या लगता है, एक एक केसेस के ऊपर हम आते हैं, किस तरह से ये सरदार फ़हीम का रिजॉल्व किया गया, रीज़न क्या आपको नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद जो है उसमें इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस बहुत आ रहे हैं? देखिए, आप इसमें होता है बेसिकली ये कि हम कनेक्ट करते हैं क्राइम को एक सिटी के साथ। अब बेसिकली क्राइम जो बेसिकली अटैच और कनेक्ट होता है वो जहाँ से निकल रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, वो होता है इंसान। ये इंसान के इंस्टिंक्ट के साथ, उसके अंदर के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ अटैच है कि वो किस किस्म का क्रॉनिक पेशेंट है, वो किस किस्म के उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। जो भी क्रिमिनल आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्गलरी की नेचर से उसके आ रहा है तो वो कौन आ रहा है, और अगर वो बर्गलरी करने आ रहा है या हाउस रॉबरी करने आ रहा है या घर में चोरी करने आ रहा है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अगर अब ये जो लड़का था, फॉर एग्जाम्पल सरदार फ़हीम का जो मर्डर केस हुआ, इसके अंदर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था 24 से 25 इसके ऊपर प्रीवियस डकैती की FIR थी जो पंजाब की थी, गुजरांवाला में थी, इस्लामाबाद में थी, इसी तरह पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। मतलब ताल्लुक इनका कहाँ से था? ये बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरांवाला। और ये अकेला आया था? नहीं, ये 2 लोग थे। ठीक है। एक इसी का कजन था साथ, एक ये था और एक जो इसका कजन था, ये दोनों बेसिकली फ्रॉम गुजरांवाला। एक को हमने फिर गुजरांवाला से अरेस्ट किया, दूसरे को हमने सिरगोदा से अरेस्ट किया। दूसरे का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? दूसरे का भी एग्जैक्टली क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये आपस में कनेक्टेड है और बड़े मॉडर्स, बड़े मिलजुल के, प्लान करके, तय करके, रेकी करके, अबंडेंट हाउस देख के, लेस
मतलब जिसको वो इतना ज़्यादा आबाद नहीं है, लाइट्स रात को नहीं जलती या बच्चे अंदर बाहर नहीं आते, फैमिली पूरी प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली, ये स्ट्रीट्स के अंदर मूव करते हैं आम रैंडम, बिल्कुल दे वेयर वेरी गुड ड्रेस, लाइक जीन्स पहनेंगे, गुड शूज़, प्रॉपर टी शर्ट। आप जज नहीं कर सकते हो आप। और इस्लामाबाद देखिए, इस्लामाबाद का अब एक वाइब ऐसी है, एक नेचर ऐसी है कि हर गली में हम किसी को रोक के पूछ नहीं सकते कि व्हाई यू आर मूविंग इट हियर व्हेन यू आर स्मार्ट। और फिर और अगर हम और ऐसा होता भी नहीं है रियासत, ऐसा होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना चाहिए भी नहीं। अब देखिए हमारी जो स्नैप चेकिंग्स थी, हमारी नाकाबंदियां थी, हमारी पहले को 18 से 19 नाकाबंदियां थी इस्लामाबाद में। अभी मिनिस्टर साहब के हुक्म के बाद, आईजी साहब के बाद मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपने एक्स्ट्रा लोगों को तंग नहीं करना, नाजायज लोगों को रोड के ऊपर रोकना नहीं, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को सर्विस दें, बजाय इसके कि आप गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस लगा के चेकिंग स्टार्ट कर दें। तो देखिए अब हमने लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, हमने लोगों को इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार, हर चीज़, ये नाकों पे होने वाले मसले मसाइल को हल करना। तो हम हर चीज़ हर लिहाज से, हर एंगल से देख रहे होते हैं। अब एक बंदा है वो गलियों के अंदर फिर रहा है, तो हम किसी के फिरने पे हम पाबंदी तो लगा नहीं सकते। अच्छा, सरदार फहीम साहब जो है इस केस की अगर हम बात करें, क्या वो घर में उस वक्त अकेले थे या फैमिली भी मौजूद थी? एंड देन उनको रिपोर्ट किसने किया और पहुंचे कैसे उन क्रिमिनल्स तक? अच्छा, वो ये था कि वो घर में अकेले थे। 25 की रात को सुबह के टाइम अराउंड 1 बजे के करीब इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि केस चल रहा होता है और उसमें लेट नाइट सैली के टाइम वो उसके अंदर घर के अंदर उन्होंने एंट्री करने के बाद आगे जो हमारा जो नॉलेज है और जो थोड़ा बहुत हमने सुना कि वो वहाँ से उनका स्कफल हो गया। सुना नहीं, मतलब कि उसके अंदर हमने जो कैमरास के अंदर वॉइस रिकॉर्ड हुआ, हाँ, वहाँ पे स्कफल हुआ, वहाँ पे उनकी लड़ाई। जब उन्होंने उसको ओवरकम करने की तो उनके पास जो भी रॉड था उससे उनको हिट किया। उसको हिट करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने घर की तलाशी वगैरह ली और चले गए, उनको बांध। अब असल में जब वो चले गए तो उसके बाद वो बंदे थे, तो वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के बाद वो उनका सुबह जब बच्चे वगैरह उनकी फैमिली घर नहीं थी। अच्छा, कोई गार्ड्स वगैरह भी नहीं? नहीं, घर में गार्ड कोई भी नहीं था उनके घर, कोई भी नहीं होता था, कोई गार्ड नहीं था, कोई बंदा नहीं था। सिर्फ एक काम वाली आती थी डेली 9 से 10 बजे की रूटीन, 1 घंटा आती थी, काम करके चली जाती थी। उस दिन दरवाजा नहीं खोले, वो अंदर आई नहीं। और ये दोपहर के वक्त हुआ है? दिन के टाइम, सहरी के टाइम, लाइक रात को 1 बजे के बाद। रात को 1 बजे के बाद, यानी कि अगर उस वक्त रिपोर्ट कर दिया जाता या कोई उनके साथ होता तो उनको बचाया जा सकता, बिल्कुल बचाया जा सकता। असला वगैरह भी लेकर साथ गए? नहीं, वो असला वगैरह नहीं लेके गए, वो सिर्फ रॉड था, वो जो कटिंग जो एक बड़ी वो जाली वगैरह, ग्रिल वगैरह काटने के लिए जो यूज होता है, कटर टाइप, वो लेके। स्ट्रीट्स में, इस्लामाबाद की गलियों में जो सिक्योरिटी का अपना भी एक निज़ाम है कि वहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई होती हैं उस एरिया के लिए, उधर से भी कोई फाल नहीं था, किसी को पता नहीं चल सका? या आपने सीसीटीवी कैमरास के जरिए ट्रेस किस तरह से किया मुलजिम को? मुलजिम को ट्रेसिंग के लिए ये बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग सा केस बन गया। असल में हुआ ये कि जब हमने उसकी बैक ट्रैकिंग स्टार्ट की कैमरास के ऊपर, तो एक पॉइंट ये आया कि बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है। आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने कोई ग्रीन बेल्ट यूज़ की, आगे से ये लोग गायब हो गए। हमारी टीम में बार बार हम लगे हुए थे, उसको ढूंढ रहे थे किसी साइड से, हर प्रोबेबल रोड के यहाँ से निकल सके ये नहीं पता चला हमें, नहीं हम इसको ढूंढ नहीं सके। फिर हम 2 दिन बाद फिर दोबारा टीम सारी इकट्ठी हुई, हमारी CIA की, हमारी इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की, सेफ सिटी, कैमरा टीम, सारी टीम्स दोबारा फिर क्राइम सीन पे गए, ऑल टुगेदर जीरो से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने कहा कि हमसे कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो रही, फिर जब हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया, अब उसमें मैं आपको इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग, एक बल्कि सबके लिए है, एक टेक्नोलॉजी यूज हुई, हम उसको साइबर स्ट्रीम कहते हैं। ये हमारे सेफ सिटी कैमरास के अंदर है। अच्छा, मैंने टेक्नोलॉजी पर आना था, लेकिन अब हाँ बता दीजिए। हाँ, मैं अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इस्लामाबाद पुलिस इज़ द फर्स्ट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयड है हमारे कैमरास के अंदर। हुआ ये उसके कैमरा से हमने उसकी एक ब्लर पिक्चर मिल गई, उसमें इसने स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स का उसने ट्राउजर पहना हुआ था, एक बाइक थी, उसको हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला। अब वो सॉफ्टवेयर ये क्या करता है कि आपके जितने इस्लामाबाद में हमारे सेफ सिटी के कैमरास लगे हैं अराउंड 3500, उसका जो डाटा लोगों को आ रहा है ना, उसको ये कंप्यूट करता है। अच्छा। उससे मिलता जुलते लोग बाहर निकालता है, सिंक करके ले आते हैं। हाँ, सिंक करता है, उसको हम फीड करते हैं, उस डाटा को ये कंप्यूट करता है। अब जब हमने उसको उसके अंदर फीड किया, उस पिक्चर को प्रॉपर उसके अंदर फीड किया, तो उसने उसमें से उसके प्रोबेबल मैच निकाल के दे दिया हमें। अच्छा। अब वो जो प्रोबेबल मैच, हमने फिर वो प्रोबेबल मैच देखे जो स्ट्राइप शर्ट वाले थे और इस विक्सिनिटी में 1-2 दिन पहले भी आते रहे, क्योंकि रैकी तो उन्होंने की थी। अब जब हमने उसको चेक किया तो हमें एक, फिर वहां से तो हम ब्लाइंड हो गए कैमरास के अंदर, लेकिन एक दिन पहले की हमें एक वीडियो मिल गई। अच्छा। उसी स्ट्राइप, वो उसी शर्ट में था बंदा। अच्छा। और वो ये इसी साइड पे, आपरा वाली साइड पे घूम रहा था। देन देयर इज समबॉडी विद हिम, तो वो उसके साथ तो पहले भी उसको आके मिलता जुलता था।
सम लेडी। तो वो द थिंग इज़ कि वहाँ से हमने उसको फिर बैक ट्रैक करना दोबारा स्टार्ट किया कि ये कहाँ से आया, किस तरह आया। अब वहाँ से जब हमने लिया, उसमें से एक दिन पहले वाली में हमें बाइक का नंबर भी मिल गया। अब जब बाइक की हमने रजिस्ट्रेशन चेक की, हम उस बंदे तक पहुंचे, वहां से हमें पता चला कि बेसिकली ही इज फ्रॉम गुजरांवाला। यानी कि व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, जब डेड एंड पर पहुंच के दोबारा से शुरू किया, दोबारा से स्टार्ट किया, तो ये साइबर स्ट्रीम सॉफ्टवेयर जो था ना, ट्रेल सारी एतराफ़ जुर्म कर लिया उसने, और क्या मीडिया के सामने उसको लाया जाएगा? कुछ केसेस में हम देखते हैं उसमें केसेस में ये है कि नहीं, मीडिया के सामने तो ऑब्वियसली उसको नहीं लाया जाएगा और मीडिया के सामने हम लेके आते भी नहीं है, वो सारा कुछ उन्होंने कन्फेस कर लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने जब उसको ढूंढ लिया, एक टीम हमारी गुजरांवाला चली गई। जब वो गुजरांवाला चली गई, दूसरी टीम ने चाहते आते पीछे से हम एग्जैक्ट उस होटल में पहुंच के जहाँ इन लोगों ने स्टे किया हुआ था, उस होटल से हमें वहाँ से CNIC भी मिल गए। तो हमें दूसरा बंदा भी पता चल गया कि वो कौन है। फिर उस बंदे के CNIC से नंबर्स लेके उसकी लोकेशन से एक टीम सिरगोदा मूव की, तो वहाँ से दोनों को हमने एग्जैक्ट अप्रीहेंड किया और हम उनको वापस। अच्छा, सना यूसुफ के केस के अंदर भी जब हमने बात की थी तब आपने बताया था इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको लड़के को पकड़ा गया था। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं, स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस के, जब आप मुल्जिम को देखते हैं या मर्डरर को देखते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ वो जरा एक्सप्लेन करें, वो किस तरह का होता है? क्या ये वाकई में लोअर मिडिल क्लास से होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, दे आर लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो हमारी सोसाइटी है, या इवन के थर्ड ईयर का, देयर इन मिडिल क्लास, लेकिन समटाइम्स वो इतने क्रॉनिक हो चुके होते हैं, वो इतना ज़्यादा रीइंफोर्स हो चुके होते हैं, तो जेल में जाके वापस आ चुके होते हैं। इज इट अबाउट द मनी? मैं ये जानना, इज इट अबाउट द मनी या फिर साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ? मैक्सिमम इट इज अबाउट द मनी। ये प्रीवियसली ये बंदा रॉबरी विद मर्डर जेल में भी जा चुका है, 8-10 महीने ये जेल काट के आया हुआ। तो स्पेसिफिकली फॉर द मनी भी करते हैं, और फिर ये अभी इंस्टिंक्ट है, ये कर कर कितना वायलेंट हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस बर्दाश्त ही नहीं करते, और जब जो जरा सी रेजिस्टेंस दे तो ये, इसका मतलब तो ये भी हुआ ना शुएब के खौफ भी निकल जाता है उनके दिलों से, अगर 10-10 महीने जेल काट के, तो फिर तो इन चीजों को मजीद रिविजिट करने की जरूरत है। फिर इतना देखें, इतना ब्रूटली किसी को किल करना, एक होता है कि यार आप उसको मतलब कि आप रूटीन का एक मर्डर है, लेकिन आप इतना ब्रूटली इस हद तक चला जाए, का हमने केस देखा। हाँ, नूर एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, ये बेसिकली क्राइम जो होता है ये लिंक कर रहा होता है इंसान के अपने अंदर के इंस्टिंक्ट के साथ। हम हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई दिस ब्रूटल। एक और बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, वो 5-5, 6-6 दिन में मीडिया की जीनत बना है, उस पर बड़ी बात हो रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो हल हो जाता है। एक आम आदमी जो है उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है, वो अगर उसका मर्डर हो जाता है, देन देखिए मैं उसमें टाइम नहीं लगता। देखिए अभी इस्लामाबाद इस टाइम जो है ना, हमारा 36% क्राइम हमारा डाउन है, ठीक है। आप ये 36% जो हमारा इमीडिएटली अभी 5 महीने निकाल के इससे पिछले 5 महीने के साथ मैच करें, वो भी ठीक है, और पिछले साल से तो ये 59% डाउन है इस टाइम राइट नाउ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजन कम करना एक जमाने में, एक वक्त तक आ जाता था बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब तो बड़े बड़े अभी भी है, अभी भी है आगे। आयशा मेरे से पूछो। अच्छा, मैं इससे पहले कि अनम आगे बढ़े, अनम जो है ना, इनकी बॉडी टाइप ऐसे कि इनको बिल्कुल भी वजन गेन नहीं होता, ये जितना मर्जी खा ले, और हम उन लोगों में आते हैं जो पानी भी पी लेना तो उनका वाटर वेट जो है ना वो बढ़ जाता है। मसले का हल भी है ना, अब तरह तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए। अब कहा जाता है कि ये भी एक कामयाबी है कि इस तरफ लोग जा रहे हैं और अपने जो वजन कम करने के तरीके हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जितना ये एडवोकेसी कर रही है ना उन तरीकों की, मुझे लगता है अनम ने ये सारे तरीके करवाए। अल्लाह माफ करे आयशा, मैं पैदा इस ऐसी हुई थी, ऐसी बॉडी के साथ पैदा हुई थी, तो मुझे जानते हैं, उनको पता है बिल्कुल मैंने कभी वजन बढ़ाया ही नहीं, कभी गेन किया ही। अच्छा, एक चैलेंज जो है ना वो जुड़ जाता है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, चाहे आप नेचुरल तरीकों से करें या फिर आप डिफरेंट जो आजकल मार्केट के अंदर तरीके आए हैं उन तरीकों से करें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है, जो मैंने भी फेस किया था, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मिकदार में वजन कम किया हुआ है। आपका फेस जो है ना उसका फैट भी कम हो जाता है, एंड देन जहाँ जहाँ फैट ज़रूरी होता है वहाँ से जब चला जाता है तो अजीब तरोताज़गी ख़त्म हो जाती है आपके चेहरे की। कुछ लोगों का मैंने देखा भी है, जब वो वजन कम करते हैं ना, अजीबो गरीब जो डाइट्स भी आई हुई है मार्केट में, फिर वो उनके चेहरे से पता लगता है कि ये क्या किया है इसने। पहले लोग कह रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे थे, भाई तुम मोटी लग रही हो, मोटे लग रहे हो, वजन कम करो। जब वो बेचारे करके आ जाते हैं फिर कहते हैं ये क्या बन के आ गई। लोगों ने तो कभी भी खुश नहीं होना। लेकिन मार्केट के अंदर एक नया ट्रीटमेंट आजकल आया हुआ है, वो है ओजेम्पिक। अब ओजेम्पिक जैसे इंजेक्शंस, फैट लॉस ट्रीटमेंट्स, या फिर हम कुदरती उम्र रसीदगी की, एजिंग की अगर बात करें, उसकी वजह से अक्सर जो है वो चेहरे की जिल्द
ढीली भी पड़ जाती है, गाल लटके हुए लगने लगते हैं, फेशियल मसल्स जो हैं वो हमें मुतासर होते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से चेहरा जो है ना वो उसमें कशिश या अट्रैक्शन जो है कुछ हद तक कम होती रहती है। वैसे आई बिलीव इन इनर ब्यूटी, लेकिन चेहरे की ब्यूटी और एस्थेटिक्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन अब एक ऐसे ट्रीटमेंट आया जो कि आपके इस मसले को, अगर आपकी तरोताज़गी चेहरे की ख़त्म हो गई है, उसको हल भी कर सकता है। और वो ट्रीटमेंट का नाम है एम फेस बाय BTL। अब ये है क्या, ये किस तरह से काम करता है, मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं उनसे ये किस तरह से मुख्तलिफ है, हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर माहिर अमराज जल्द डॉक्टर शहर बानो साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच हम टीवी, थैंक यू यू गाइस फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। ग्लैड टू हैव यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्योंकि मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ। हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि मैंने तकरीबन 15 से 20 किलो वजन कम किया। उसकी वजह से सबसे पहला इफेक्ट जो है आपके चेहरे पर आता है, ऐसा लगता है तरोताज़गी खत्म हो गई है, कोई ना वो खून शायद चेहरे के ऊपर उस तरह से नजर नहीं आ रहा। खूबसूरत लग रही है क्योंकि आई थिंक मेकअप का कमाल है सारा मेकअप का ग्रेजुअली किया, लगता है जैसे आपने ग्रेजुअली किया, आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करके या ईटिंग हैबिट्स बेहतर करके आपके चेहरे पे आता है। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो क्या देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ी नेमत भी है, लेकिन ओज़ेम्पिक इज़ अ वेरी सक्सेसफुल फेलियर एज वेल। इसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि लोग विदाउट अब देखा देखी, कज़न ने लगाया, भाभी ने लगाया, और ख़ुद जाके ये आपको फार्मेसी से मिल भी जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। देखें, अगर 10,000 में से एक को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग सेफ़ है और आप खुद से लगाने लग जाएं। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसके साथ जुड़ी हुई। सो पीपल स्टार्ट यूजिंग ऑन इट्स ओन, और इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल चुका है। इसको ओज़ेम्पिक फेशिज़ भी कहा जाता है, जो फेस मुतासिर होता है। सो ओज़ेम्पिक बेसिकली एक ड्रग है जो वज़न कम करने के लिए लगाया जाता है, वंस अ वीक लगता है स्किन में, जैसे बिल्कुल आपके इंसुलिन पेन्स आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए था, या वो पेशेंट्स जिनका BMI 35+ था। अब क्योंकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है नहीं और शॉर्टकट्स हमें बहुत पसंद हैं कि डाइट में एक्सरसाइज और बैठे बैठे कपड़े फिट आ जाएं, डिज़ाइनर वेयर्स, so people have started using this injection very frequently। क्या इफेक्ट्स क्या आते हैं इसके, मनफी असरात क्या है? मनफी असरात देखो जिस्म पे क्या है, अगर सीरियस मनफी असरात देखें तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेंक्रियास फौरन शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, कोई अगर मरीज़ जिसको रेटिनोपैथी हो, आई के आँखों का मर्ज जिसको कहते हैं, डायबिटिक अगर पेशेंट है, उसमें अल्लाह ना करे ब्लाइंडनेस तक जा सकती है सिचुएशन। लेकिन जो यूजुअल मनफी असरात जो बहुत कॉमन देखे गए हैं, वो फेस का लटक जाना, स्किन ढीली होना, और जो नॉन रिवर्सिबल मनफी असरात हैं इसके, वो मसल के अंदर जो चंद थोड़ा बहुत आपका फैट होता है जो आपकी नेचुरल प्लम्पनेस दिखाता है, दैट कम्प्लीटली गोज अवे। डॉक्टर साहिबा, तो पूरी दुनिया, स्पेशली अगर हम हॉलीवुड देखें, बॉलीवुड देखें, और पाकिस्तान के अंदर भी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हमें नजर आते हैं जिससे पता चलता है कि यार इन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया हुआ है। व्हाई पीपल आर क्रेजी अबाउट इट? अगर इसके इतने ज़्यादा नुकसान हैं तो देखिए, नुकसान हर किसी को नहीं हो रहे ना। फेस, हाँ, फेस का ये होता है दैट पीपल वांट टू फील बेटर, लेटर दे स्टार्ट रियलाइजिंग दे वांट टू लुक बेटर। अब जब वो लुक बेटर टाइम पे हमारे पास आते हैं, कितनी अच्छी बात है, एस्थेटिक नाइव पेशेंट्स, तो वो हमेशा फिर एट द एंड स्टेज आते हैं। अब उस एंड स्टेज में या तो पेशेंट बहुत सारे प्रोसीजर्स, लेकिन उस वक्त देर तो नहीं हो चुकी होती, या आप बहुत देर हो चुकी होती है, खुद से वो तजुर्बे कर करके आपके पास पहुंचते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि एस्थेटिक नाइव पेशेंट कि अगर आपने लगाना भी है, देयर इज नो हार्म, अंडर सुपरविजन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फेस का बहुत ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि देखो, फैट अगर चला गया तो ठीक है, आपकी बॉडी से फैट निकाल के वी कैन डू द फैट ग्राफ्टिंग, बेहतर हो सकता है। लेकिन जो मसल का फैट चला जाता है, वंस इट्स गॉन फॉरएवर, which means there is no replacement। अच्छा, लोग बार बार इसको लगवाते हैं या एक दफ़ा इस्तेमाल करके इसके इतने ज़्यादा नुकसान आते हैं? देखिए, बार बार ये कि ये लंबा ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन जो है कम से कम 4 माह, 6 माह, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 साल, एंड लाइफस्टाइल भी आपका बन जाता है। चलें, एक लड़की है या एक खातून है, उसने बेड़ा गर्क कर लिया है अपना ओज़ेम्पिक यूज़ करके या मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके, अपना वेट भी कम कर लिया, उसकी वजह से चेहरे की शादाबी भी चली गई है उसकी। फिर उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और जिस ट्रीटमेंट का, एम फेस का हम जिक्र कर रहे हैं, वो किस तरह से हेल्प करेगा उसको? पहला तो ये करना है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया डेफिनेटली लोगों को एजुकेट कर रहा है कि प्रिवेंट कर लें, आप बेड़ा गर्क करके ना आए, आप एंड स्टेज पे ना आए। प्रिवेंशन जिस पे आज हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन क्या है, कि कोई ऐसी मसल बिल्डिंग चीज़ है जो इसको प्रिवेंट करे, यस,
प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें इस ट्रीटमेंट में, आप पानी का इंटेक बढ़ा दें, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दें। फेस की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत मुश्किल होती हैं और जब पेशेंट योगा करता भी है तो उसके स्किन पे गैर ज़रूरी लाइंस या राइटाइड्स बनना शुरू हो जाती हैं। उसको बचाने के लिए द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल in the world, I'm not talking about the local market, it's FDA approved, इसको कहा जाता है M-Phase। M-Phase, yes, high intensity focused muscular contraction देके with radio frequency आपके natural muscles plumping करता है। और ये इतनी खूबसूरत डिवाइस है आयशा एंड अनम कि इसमें पेशेंट जो है वो इंस्टेंट उसको लिफ्ट नजर आता है। अच्छा। अगर वो अर्ली करेगा तो एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स इवन वैसे भी जल्दी अल्टरनेट फॉर द फिलर्स। इन्वेजिव है ये ये इट्स नॉन इन्वेजिव। इस पे हाँ एक पॉलीपॉड्स लगते होते हैं, उसके अंदर आपको स्टिमुलेशन आरएफ की भी होती है, हल्की सी हीट सी फील होगी और कंट्रैक्शन ऑफ मसल जरा स्ट्रॉन्ग होती है। इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, कामरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, आपके भी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल करना चाहेंगे? आपकी स्किन को क्या हो गया कामरान? वालेकुम अस्सलाम मैम, मेरी जिल्द में वो हल्के हल्के जो खड्डे से होते हैं वो है, वो उसके बारे में कोई पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा? खड्डे हैं, कुछ पूछना चाहेंगे कामरान? नो, आई विल रिप्लाई, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है कामरान, आप सुनते रहे, हम जवाब ले रहे हैं आपके लिए। और ये मैंने अक्सर देखा है, मेरी बहन को भी ये वाली प्रॉब्लम थी कि आप वो पिंपल्स होते हैं एंड देन आप जब उससे व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट तो आप उसको बर्स्ट कर लेते हैं किसी तरीके से और फिर वो एक खड्डा बन जाता है। हाँ, उसका क्या हाल है? उसको कहा जाता है। बेसिकली एक्ने का एक पाथवे है कि जब वो खत्म होती है या वो खड्डा छोड़ती है या वो पिगमेंटेशन छोड़ती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, अब खड्डा ये है कि अगर हो गया है तो उसमें मल्टीपल कोशिश करें कि यू हैव टू सी एन ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक जिसमें आप माइक्रो नीडलिंग करें और पीआरपी करें। पीआरपी आपका अपना ब्लड है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जिसको कहा जाता है, जो कि आपके मरे हुए फैट सेल्स को बिल्ट अप करता है। सो वो लेगा टाइम, काफ़ी टाइम ले लेगा, मे बी 4 months, मे बी 6 months, एंड दैट कैन इम्प्रूव द कंडीशन। लेकिन जिनका खड्डा बन चुका है उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लिमिटेड होनी चाहिए। लाइक 60% इम्प्रूवमेंट इज़ अ विन विन सिचुएशन, वो 100% एक्सपेक्ट ना करें, चाहे वो जितना भी ट्रीटमेंट कर ले। ये हाँ, ये मैंने बहुत बेसिक ट्रीटमेंट बताया, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर लेजर। अच्छा, कैसे जा सकता है इससे ये जो खड्डे बनने का अमल है, क्योंकि ये अगर ये इतना ज़्यादा इरिवर्सिबल है, रोकें कैसे? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जब खड्डे बनते हैं तो माएँ कहती हैं नहीं जी डॉक्टर के पास ना जाना, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दे देंगे। ठीक है, आइडियली टाइमली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करें, बजाय इसके कि आप वक्त ज़ाया करें बेसन लगा के या घरेलू टोटके करके। जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, नोड्यूल बन रहा है आपका एक्नी का, आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, बेशक सरकारी अस्पताल में चले जाएं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड स्टार्ट ट्रीटिंग। इसका जो ट्रीटमेंट है उसका टेन्योर तकरीबन 4 माह के लिए गोलियां दी जाती हैं और कुछ टॉपिकल्स भी दिए जाते हैं। जैसे ही अर्लियर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी तो इन खड्डों से बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो आप ट्रीटमेंट्स की बात करी थी M-Phase के हवाले से भी, ये जेंडर बेस्ड है, खवातीन भी करा सकती हैं, मर्द भी करा सकते हैं, दोनों के लिए, या इसकी कोई एज ब्रैकेट के हवाले से बताएं ना, किस एज ब्रैकेट में करा सकते हैं? दोनों करा सकते हैं। आइडियली अर्लियर द बेटर सिचुएशन होती है, लाइक 25+। क्योंकि आपका नेचुरली भी जो फैट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। सो 25+ शुड कैन स्टार्ट डूइंग इट। इट्स विदाउट डाउन टाइम्स। लोगों को डाउन टाइम का बड़ा मसला होता है कि चेहरे पे कुछ नजर ना आए। विदाउट नीडल्स, विदाउट प्रिक्स, अर्लियर द बेटर। जब आप बहुत लेट स्टेज पे आएंगे तो शायद मैं आपको ये प्रोसीजर रिकमेंड ना करूं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लटक गया 25 से पहले भी रिकमेंडेड नहीं है? नहीं, 25 से पहले रिकमेंड। लेकिन अच्छा, ऐसा कोई तरीका हो सकता है या अगर आप के नज़दीक हो कि वेट जिस वक्त कम करने के प्रोसेस के अंदर आप हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें की जाएं या ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स करवाए जाएं कि आपके फेस की जो तरोताज़गी है वो ख़त्म ना हो? वो क्या किया जा सकता है उसके? इसमें मल्टीपल देखें, PRPs हैं। ठीक है, माइक्रो नीडलिंग इज़ वेरी गुड। एक कोलेजन बूस्टर्स आते हैं, फिलर होता है हेल्यूरोनिक एसिड बेस्ड। फिलर नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिलर ना बहुत अनकंट्रोलेबल टाइप तरीके से जा रहा हो, तो बहुत सोच समझ के डालना चाहिए कि जैसे ही आपने वेट पुट ऑन किया तो वो फौरन बढ़ जाता है। जब आपने वेट रिड्यूस किया या आपकी वाटर रिटेंशन या सॉल्ट रिटेंशन कम हुई तो वो अपनी जगह वैसी खूबसूरती से आ जाता है जैसे डाला गया था। सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जो कोलेजन बूस्टर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा लास्टिंग होती है और प्रिवेंटिव है। कोलेजन बूस्टर में पॉलीलैक्टिक एसिड एक होता है या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब बजाय इसके कि आप वो कोलेजन खाएं, वो आप डायरेक्टली लगाएं। ठीक है, तो डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ड्रग इज द न्यू रूल इन द न्यू एरा।
कुछ लोगों के जो मसाइल हैं वो डार्क सर्कल्स इतना कोई कॉमन मसला है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है। अभी तो मैं बच्चों को भी देखती हूँ। एक तो इस मसले के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है, या इवन स्किन टोन जिनकी नहीं है उनके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? डार्क सर्कल्स जो है उसकी पैथोलॉजी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एज अ डर्म आई मेक श्योर कि उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस ना हो, किसी किस्म की एलर्जीज ना हो, हे फीवर की हिस्ट्री ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो है तो पहले उसको ट्रीट करें। स्लीपलेस नाइट्स ना हो, स्क्रीन टाइम कम हो। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि स्क्रीन टाइम जो है ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उसमें से ना ब्लू लाइट आती है। आपको मेरी मुस्कुराहट से पता चल ही गया होगा, हम रोजाना हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं कि जो स्क्रीन में अच्छा उससे ज्यादा हम अपने आप को भी कह रहे होते हैं। एक नींद वाला मसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नींद और स्क्रीन टाइम, ये तो हर दूसरे कार्डियन रिदम आपने तोड़ दी ना, आपने इन्वर्टेड स्लीप पैटर्न कर लिया। सोशल मीडिया आपके ये फोन के अंदर ब्लू लाइट इतनी ज्यादा है कि वो आपकी टोनिंग जितनी है ना आपकी स्किन की वो खराब कर रही होती है, आपके मेलानोसाइट्स को जगा रही होती है। मेलानोसाइट क्या है? काला रंग प्रोड्यूस करने वाला सेल। It loves blue मेलानिन इंक्रीज करता है। मेलानिन इंक्रीज करता है। तो फिर कैसे, या ज़ाहिर है आप मोबाइल से दूर तो आज के दौर में हम रह नहीं सकते, तो क्या पहले से हम इस्तेमाल करना शुरू करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें? अगर तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो सनब्लॉक लगाएं। मजबूरी होती है किसी किसी की जो काम कर रहे होते हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने जॉब रिलेटेड होती है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन विद अ फिजिकल सन बैरियर। राइट, ठीक है। फिजिकल सन बैरियर केमिकल से ज़्यादा बेहतर है यूवीबी प्रोटेक्शन के लिए। 2 कुछ स्क्रीन्स लगा लें जिनके ऊपर फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है। सो ब्लू लाइट फिल्टर्स होते हैं तो दैट कैन सेव यू। और हमारे जैसे लोग जो फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम तो नहीं वो फिजिकल बैरियर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर बताएंगे। सनब्लॉक करें, इस्तेमाल होता है फ़ोन का, अरे ना करे ना, याते नॉर्मली लोग ना। मुझे लगता है कि जो ये एस्थेटिशियंस होते हैं ना, उनको ना साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ता है बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो भी साइकोलॉजिकली डिप्रेस पेशेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है वो हम लोगों के पास आते हैं। दे वॉन्ट टू लुक बेटर। ठीक है। बाकी जो ज़माने की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, वो फ़ौरन आकर डिस्कस करते हैं देयर वरीज। बट ऑनेस्टली दैट्स अ रेड लाइन फॉर अस, द रेड फ्लैग फॉर अस, कि वी हैव टू मेक देम साइकोलॉजिकली बेटर फर्स्ट रादर देन पुटिंग देम अंडर द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। कहते हैं फौरी तौर पे हमें जो है ना कोई ट्रीटमेंट दे जिससे हम ठीक हो जाएं। के लिए आते हैं जब, तो क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है? आप ज़ाहिर क्लाइंट्स के साथ डेली डील भी करती हैं, तो क्या कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस और होप लेके आते हैं, फिर आपको उनको ज़रा काम डाउन करना पड़ता है कि भाई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देनी चाहिए ज़ाहिर है। और सेकेंडली क्योंकि ये आई वांट है, नीड नहीं है। ठीक है। व्हेन आई वांट आता है तो उसमें होमवर्क भी बहुत ज़्यादा करके आते हैं लोग, तो उसमें हर क्लिनिक से हो के आते हैं। तो उनको पता होता है कि जी मैंने क्या कराना है, मेरी क्या इंडिकेशन। बहुत समझदार पेशेंट्स होते हैं, एंड व्हेन दे सिट विद अस and we tell them the realistic expectation, they do listen. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसिव कितना ज़्यादा है ये? क्योंकि मुझे पता है ये डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा। कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अगर कोई करवाना चाहता है तो इट्स वेरी गुड। जेब पे कितना खर्च आएगा? क्योंकि इस पे कंज्यूमेबल्स होते हैं, कंज्यूमेबल की कॉस्ट होती है। कॉस्ट पर सेशन की जैसे 35,000, उसमें कंज्यूमेबल सेपरेट, फिर उसमें ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो उसको मिला के 35,000 पर सेशन। So it is expensive. It is an expensive treatment. तो इसलिए बेहतर ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो वजन कम कर रहे हैं तो उस दौरान ही कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें जिससे उनके लिए बेहतर ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, क्योंकि लाइफस्टाइल से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। यू शुड नॉट यूज इंजेक्शंस एंड ग्रेजुअली, जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेट रिड्यूस किया, इट वाज अ जर्नी। सो यू हैव टू स्टिक टू द जर्नी रादर देन शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने भी तकरीबन 3 से 4 साल, और अभी तक वो जर्नी मेंटेन करने की जर्नी तो आपकी चलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन आपके साथ रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शहर बानो हमारे साथ मौजूद थे। आई होप आपके चंद सवाल जो हैं उनका जवाब लेने में हम कामयाब हो गए हैं। हमने तो अपनी क्लैरिटी ले ली है तमाम चीज़ों के बारे में। आई होप आप लोगों की भी क्लैरिटी और रहनुमाई हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़कर हमने कुछ क्रिकेट की बात करनी है। बहुत अरसा हो गया हमने क्रिकेट की बात नहीं की, कोई एक्टिविटी भी नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले एक वैसे खबर हमने दी थी कि एशिया कप जो है वो होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है इन सितंबर। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन कुछ नई चीज़ें और कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे सामने आए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं और कुछ नए रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, और वो ये प्लेइंग कंडीशंस में बड़ी तब्दीलियाँ क्या क्या हो सकती हैं? अनम, आप बताइए ज़रा। जी, तब्दीलियाँ हो सकती हैं। सबसे अहम जो कानून है उसको तो
आ गया है स्टॉप क्लॉक। अब ये जो कानून है टेस्ट क्रिकेट में भी लागू कर दिया गया है। फील्डिंग साइड को अब हर ओवर के इख्तिताम के बाद अगला ओवर 1 मिनट के अंदर ही शुरू करना होगा, वरना उस पर जुर्माना आयद हो जाएगा। इसी तरह गेंद पर थूक का इस्तेमाल, जानबूझकर शॉर्ट रन लेना और फेयर कैच रिव्यू से मुतालिक भी नए ज़वाबित मुतारिफ हुए हैं जो गेम की शफाफियत को बेहतर बनाएंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि क्रिकेट को डे बाय डे इम्प्रूव किया जा सके और शफाफियत इसमें ज़ाहिर है यकीनी बनाई जा सके। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पावर प्ले के फॉर्मूले में तब्दीली की गई है। अब अगर इनिंग्स में ओवर से कम हो तो पावर प्ले का दौरानिया जो है वो इनिंग्स के 30% हिस्से के करीब रखा जाएगा। तो ये कुछ कवानीन है, मेरे ख्याल से 7 रूल्स हैं जिनमें तब्दीली की गई, 7 नए रूल्स मुतारिफ कराए गए। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तानी टीम जो है वो अगले महीने बांग्लादेश के साथ भी उनका जो है एक सीरीज होने वाली है। एंड एक और चीज़ जो हमारे सामने आई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वो ये कि पाकिस्तान के हेड कोचेस जो हैं पिछले 4 सालों के दौरान वो कितने तब्दील हुए हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माजिद भट्टी साहब ने, सीनियर हम कह सकते हैं कि वो सहाफ़ी भी हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अक्सर आकर हमसे बात भी कर रहे होते हैं, अपना तज्जिया पेश कर रहे होते हैं। उनको वेलकम करेंगे। भट्टी साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहला ये सवाल, क्या वाकई में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद जो टेस्ट क्रिकेट है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकती है या ये खेल को तेज़ किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आशा और अनम आपका। और बहुत अरसे बाद इसलिए आए कि जरा क्रिकेट में भी ब्रेक आ गया और पाकिस्तान टीम क्योंकि फारिग थी तो लिहाजा दूसरे फ्रंट जो मुल्क में सियासी महाज ज्यादा गर्म थे तो क्रिकेट थोड़ी सी पीछे चली गई। लेकिन आपका जो सवाल था रिगार्डिंग ये आईसीसी के लॉज के, ये तीनों फॉर्मेट्स के लॉज जो हैं वो चेंज हो गए। टेस्ट क्रिकेट के जो कवानीन थे, ये जो बांग्लादेश और श्रीलंका की इस वक्त सीरीज चल रही है, इससे उनका एलिमेंट हुआ। और आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई से वनडे क्रिकेट का जो वनडे क्रिकेट के कवानीन हैं वो श्रीलंका और बांग्लादेश का जो कोलंबो में पहला वनडे हो रहा है उससे उसका इतलाक होगा। और T20 के कवानीन जो हैं उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। देखें बेसिकली इन कवानीन का मकसद ये है कि खेलों में अट्रैक्शन पैदा की जा सके, जो छोटी मोटी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। देखिए आपके पास जो टाइम कम है तो मैं पाकिस्तान टीम की अगर जो सूरत हाल है उससे रिलेटेड 2 कवानीन आपको बता दूं तो आपके जो देखने और सुनने वाले हैं उनको आसानी रहेगी। जिस तरह स्टॉप क्लॉक का आपने कहा तो पाकिस्तान टीम का आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान टीम पर स्लो ओवर रेट पर फाइन हो गया है। Exactly. तो अब जिस तरह अभी अनम कह रही थी कि 1 मिनट में आपने दूसरा ओवर शुरू करना है तो पहले 2 बार अंपायर आपको वार्निंग देगा, तीसरी बार आपको पेनल्टी के 5 रन पड़ जाएंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी भी टीम को बाज़ औक़ात मैच की सिचुएशन ऊपर नीचे चल रही होती है तो अगर 5 रन कई दफा बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो लिहाजा अब वो पैसों का जो फाइन था वो खत्म हो गया। अब ये 5 पेनल्टी रन जो हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और इससे शफाफियत भी भट्टी साहब, थोड़ी सी गेम में शफाफियत भी आएगी। एक जो और कानून बनाया गया है वो गेंद पर थूक का इस्तेमाल हम देखते हैं नॉर्मली जब खेल रहे होते हैं प्लेयर्स तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका इस्तेमाल अब इस पर सख्ती क्यों की जा रही है? पहले इस तरह का कोई कानून नहीं था। देखें पहले तो गेंद पर नॉर्मली थूक का इस्तेमाल बॉलर्स करते थे। कुछ साल पहले जब कोविड आया उसके बाद से फिर पाबंदी लग गई। अच्छा, अब पिछले दिनों बॉलर्स और खासतौर पर जो फील्डिंग करने वाली टीम थी उसको जब गेंद तब्दील करवाना होती थी तो बहुत ज्यादा गेंद पर थूक का इस्तेमाल करते थे। लिहाजा अंपायर जब देखते थे कि गेंद की शेप चेंज हो रही है, गेंद गीला हो रहा है, तो वो फिर गेंद को चेंज करके फील्डिंग साइड की मर्जी के मुताबिक उनको फायदा पहुंचता था। लेकिन अब यहाँ भी पेनल्टी के रन आ गए। लिहाजा अगर कोई जानबूझकर गेंद में तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो गेंद उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक जो बैटिंग करने वाली टीम है उसकी राय उसमें शामिल ना हो। एक और जो इंटरेस्टिंग कानून है वो कंकशन का कानून है। मैं अगेन उसको पाकिस्तान टीम से रिलेटेड अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको याद होगा जनवरी में केप टाउन में पाकिस्तान और
साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हो रहा था, जिसमें टेस्ट मैच के पहले आधे घंटे में साइम अयूब का टखना मुड़ गया और साइम अयूब टेस्ट मैच से बाहर हो गए। अच्छा, कंकशन का कानून वो है कि अगर सर पे गेंद लग जाए किसी बैट्समैन के, तो अगर बॉलर है तो उसकी जगह मुतबादिल बॉलर मिल सकता है, बैट्समैन की जगह बैट्समैन मिल सकता है, और अगर विकेट कीपर है तो उसकी जगह विकेट कीपर मिल सकता है। अब आईसीसी ने टेस्ट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि आप तजर्बाती तौर पर अपने डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में इस कानून को लाएं। अब उस कानून में ये तब्दीली की गई है कि बाज ऐसी इंजरीज जिसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी वो शामिल नहीं है, जो निगल्स, अक्सर बॉलर कहते हैं कि जी हमें निगल्स पड़ गए, वो निगल्स उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ऐसी इंजरी जिस तरह साइम अयूब का टखना मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया और वो तकरीबन 3-4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए, और पाकिस्तान टीम ने पूरा टेस्ट मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेला। तो ऐसी सूरत में अब डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में उसको तजर्बाती तौर पर यूज करता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट टीमों को मिल सकेगा। आपने ठीक है, आपने इंजरी की बात की, कौमी खिलाड़ी शादाब की इंजरी के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं, उनको कंधे की इंजरी हुई है और ये खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो एशिया कप के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि 3 महीने का टाइम उनको रिकवरी के लिए दस्तयाब होगा। ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के लिए एशिया कप में शादाब की दस्तयाबी ना होना? देखें आशा, आप शादाब की बात कर रही हैं, शादाब के तो लंदन में सर्जरी होने जा रही है और तकरीबन 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक वो क्रिकेट से बाहर हो गए। लेकिन पाकिस्तान के 2 और खिलाड़ी हैं, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर, इन दोनों के बारे में भी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ये दोनों भी फुली फिट नहीं है। तो अब जो बांग्लादेश जाना है पाकिस्तान टीम ने इस महीने के तीसरे वीक में, तो पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह नौजवान स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, उनकी शमूलियत का इम्कान है। या अबरार अहमद का भी ऑप्शन हो सकता है। वसीम जूनियर और नसीम शाह दोनों अनफिट हैं, तो उनकी जगह लाहौर कलंदर्स ने अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग जीती, तो एक उनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर थे सलमान मिर्जा। तो सलमान मिर्जा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान टीम में मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, लोगों की तवज्जो हमेशा सुपरस्टार्स पे रहती है। Exactly. लेकिन क्या ये तब्दीलियां जो हैं भट्टी साहब, ये तब्दीलियां या ये जो रिप्लेसमेंट्स हमें अब नजर आ रही हैं इन बड़े नामों की जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या ये तैयार हैं उनकी जगह लेने के लिए या उसी तरह से परफॉर्म करेंगे? हम इतनी एक्सपेक्टेशंस रखें इनसे? देखें अच्छा, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज फर्स्ट, तो कभी तो आपको स्टार्ट लेना है। लेकिन अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि T20 फॉर्मेट में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर हमने आगे बढ़ना है। कुछ पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन ज्यादातर नए खिलाड़ियों के साथ अब पाकिस्तान टीम को इस तरह उन्होंने खड़ा करना है कि इस साल सितंबर में एशिया कप होना है, लेकिन जो असल टास्क है, जो असल पाकिस्तान का हदफ है, वो अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब नई टीम बिल्ड करने जा रहा है और T20 अल्लाह करे कि कर ही ले अब टीम को खड़ा, ये बड़ा जरूरी है। हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा सर परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और किया जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम और PCB इंतजामिया की तरफ से, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है। सबसे आगे भी यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय टेलेनॉर एंड अलाइड बैंक लिमिटेड। वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान में नए माली साल का आगाज एक दिलचस्प सूरत हाल से हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ये तलात सामने आई थी कि मुल्क में इस वक्त LNG की जो फरामी की ज़रूरत है
कहीं ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक कि हुकूमत को इजाफी LNG बैनुल-अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त भी करना पड़ी। तो ये सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। एक जानिब हैरान कुन भी हम कहें तो गलत नहीं होगा, परेशान कुन कह लें। हाँ, परेशान कुन कह लें, हैरान कुन कह लें, कोई भी राइमिंग जो है ना वो बना लें आप। क्योंकि ये इस तरह की खबर है कि एक तरफ कभी LNG होती नहीं है, अब आपने ज़रूरत से ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, तो सवाल बनता है कि क्या वाकई में हमारी इंपोर्ट प्लानिंग कोई है ही नहीं। हम जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करें, क्या हमारे पास फोरकास्टिंग मौजूद नहीं होती, हम सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों के अंदर कितनी ज़रूरत हो सकती है किसी भी शय की। सिर्फ LNG की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हम इसको दूसरे मुल्कों को बेचना जो है ना, या दूसरी आलमी मार्केट के अंदर बेचना पड़ रहा है। वो सस्ती नहीं कर रहे ना, क्योंकि उसके ऊपर पैसे लग चुके हैं। खैर, ये हालिया वर्षों में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में भी नुमाया इजाफा हो, जिसके नतीजे में LNG से चलने वाली बिजली घरों की पैदावारी सलाहियत में कमी देखी जा रही है। आवाम जो है वो निजी इदारे और सनती शोबजात अब रिवायती ईंधन की बजाय मुतबादिल तवानाई ज़राए की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद है, हमारी मईशत है, आप उनको देखते हैं इस शो के अंदर। थैंक यू सो मच फरहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी कोई इम्पोर्ट प्लानिंग है वैसे मुल्क के अंदर? वैसे हमारी कोई नेशनल प्लानिंग रह गई है? अच्छा, आप इम्पोर्ट की बात कर रही हैं, ये भी अच्छा सवाल है। आप इम्पोर्ट की बात कर रही हैं। एक ज़माना था कि नेशनल प्लानिंग कमीशन में एक टीम होती थी लीडिंग एक्सपर्ट्स की, और 80 की दहाई में मैंने वहाँ पे, चूँकि मैं रिपोर्टिंग करता था, कुछ अर्सा मैंने किया है, तो वहाँ पे एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड डॉक्टर साहब भी थे। वो डॉक्टर थे लेकिन वो नेशनल प्लानिंग कमीशन का हिस्सा थे, मेंबर थे। अच्छा। वो हेल्थ केयर में काम करते थे। और आज जो आपने देखा ही होगा, सुबह जो SN इकबाल साहब ने कहा है कि जी हमारी लिटरेसी रेट मुल्क में 60% है, 90% होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए इकदाम क्या करेंगे और आपकी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है? तालीम का बजट तो आपने कम कर दिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लिटरेसी रेट बढ़ जाए? ये जो अब कल की इतला है और तस्दीक भी अब हो चुकी है कि कराची के साहिल के साथ कुछ IV LNG के कंटेनर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं, और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि वो बिक जाएं या कलील मुद्दत के लिए उन्हें ट्रांसफर ज़्यादा हो गया। तो हुकूमत खुद इस मुसीबत में फंसी है ना। ये गलती है या इसको कहें कि जानबूझकर, या लैक ऑफ प्लानिंग है, क्या कहें इसको? नहीं, गलती तो है, लेकिन जानबूझ के इनकॉम्पिटेंस है। ये आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब पिछले साल आपको याद होगा गंदम का जो हुआ, गंदम की इम्पोर्ट का, तो अभी तक पाकिस्तानी अवाम और किसान ख़ास तौर पर उसे भुगत रहे हैं कि एक तरफ कीमत क्रैश हुई हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, दूसरी तरफ आपने गालिबन रूस से गंदम बहुत सारी मंगवा ली। तो बात यह है कि आप जब तक इस कैफियत में रहेंगे, मुझे तो डर लगता है कि सूबों में जिस रुख पे जा रहे हैं तो ये ना हो कि वो बिल्कुल ही उनकी पॉलिसी डायरेक्शन एक अलग हो और वफाकी। मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क के अंदर पहले मसला बनाया जाता है इनकॉम्पिटेंस से, उसके बाद उसको हल करने के लिए पॉलिसी लाई जाती है, एंड देन पॉलिसी के अंदर फिर हमें कंसिस्टेंसी भी नज़र नहीं आती है। हमारे वैसे मसले मसाइल जो हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं दुनिया से, लगता है आपको ऐसे? बस वो एक मिसल इस्तेमाल हो तो सकती है, लेकिन बेहतर है ना मैं वो आप रोक रहे हैं आपको। लेकिन अब कल शहबाज शरीफ साहब का आपने बयान सुना, जिन्होंने ये कहा कि पानी के लिए हम नए ज़खायर बनाएंगे। कहा जी जो कि गैर मुतनाज़ा हैं। भाई सबसे बड़ा तो मुतनाज़ा जिसकी ज़रूरत है वो कालाबाग डैम है। उसके ऊपर आप कंसेंसस, पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी हैं हुकूमत में, सिंध पंजाब इकट्ठे हैं, तो फिर बनाएं। उसका डिज़ाइन खैबर पख्तूनख्वा के एतराज़ की वजह से डिज़ाइन भी चेंज हो चुका था ताकि नौशहरा वैली में फ्लड ना आए पीछे बहुत दूर। लेकिन वो अब आप बात कर रहे हैं तो बातों का तो वक्त बहुत अर्सा पहले गुजर गया, अब तो एक्शन की अब एक्शन क्या होना चाहिए? अब है ज़्यादा इजाफी LNG है, अब इसका हल क्या है? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त? तो देखिए, हुकूमत कोई नए एक्सपेरिमेंट्स, नए तजुर्बे ना ही करे तो बेहतर है। मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ तलाश तेज़ करनी चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं जाके हम अगर बेच दें। ये कतर हमारा मेन सप्लायर है, लेकिन कतर और मुल्कों को भी LNG बेचता है, तो कुछ कोशिश करें कि अगर कोई और मुल्क ये ले ले, क्योंकि फ़िलहाल अगर मुल्क में आप इतनी एक्सेस LNG पहले ही है, फिर आप और लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे? उसका कहाँ रखेंगे? या तो कोई उसका इस्तेमाल हो, या फिर आप सनतों से, सनती शोबे में कोई तहकीक करें, देखें कि कहीं। और अगर कोई बायर नहीं मिलता तो फिर माली नुकसान तो डेफिनेटली हो रहा है गवर्नमेंट को।
जिसका आखिर में बोझ आपके ऊपर मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कुछ टैक्सेशन तो बहुत है, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। तो ये जो हमारा आपने सनतों की बात की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है, क्या इधर इसको डाइवर्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर बात की जाए, जो भी बड़ी बड़ी सनतों के मालकान है, कि वहाँ पर अगर उनको ज़रूरत है थोड़ा कन्विंस किया जाए उनको, वहाँ पर इसको भेजा जाए? मुझे पूरी तरह से इल्म नहीं, तो लाइल्मी की बुनियाद पे मैं कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर नेशनल प्लानिंग कमीशन के ज़रिए और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके ज़रिए तहकीक की जाए कि कहाँ पे कुछ हो सकता है इसका इस्तेमाल, अगर हो सकता है तो फिर वो रास्ता देखना चाहिए, या फिर अगर बैनुल अक़वामी सतह पर कहीं ये फ़रोख्त हो सके तो वो रास्ता देखना चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि ये लैक ऑफ नेशनल प्लानिंग की वजह से जो हुआ है मामला, उसका बोझ या उसका नुकसान अवाम पे नहीं डालना चाहिए। ये अपने जो अखराजात, मसलन आपने देखा बजट में, वहाँ पे कट लगाएं, आपने बजट में देख ही लिया कि जो सूरत हाल हुई, और अब तो वो आपने खबर सुनी होगी कि वज़रा की मरात और तनख्वाहें जी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में कहा गया था कि उसका खर्चा कम किया गया है, लेकिन फिर हमने चीफ मिनिस्टर हाउस के बारे में सुना कि उसका खर्चा जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अच्छा, हमें नुकसान कितना हुआ है इससे? कुछ नंबर्स आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो इस सिलसिले में कि ये जो हमने इजाफी इम्पोर्ट किया है, कितना नुकसान हुआ है? मैंने एक जगह पे एक नंबर तो देखा है, लेकिन जब तक कि उसकी और ज़राए से तस्दीक ना हो तो ये ज़्यादा इस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन लॉसेस कोई तकरीबन $450 मिलियन के हवाले से एक जगह पे रिपोर्ट हुए। अब इसको रिकवर हो सकते हैं अगर आप बेच दें इसको? जी, अगर आप बेच दें तो वो रिकवरी की कोशिश की जा सकती है, और अगर ना रिकवर की जा सके तो फिर इसका बोझ जो है वो भी आप बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फरहान बुखारी साहब। आई होप किसी दिन हम आपसे ना कोई अच्छी खबर सुन के ना और फिर हंसते हंसते भी अपने इस प्रोग्राम को क्लोज करें। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। असल में मैं आपको लंच से पहले जरा थोड़ा डिप्रेस करके इसलिए जाता हूँ ताकि जाके आप फिर खूब पेट भर के खाना खाएं। बस खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।